तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक कौन सा है? आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से हमारी जितनी भी डिजिटल मीडिया है वो बहुत ही प्यार से कनेक्टेड है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मियोनिक इमिशन। ठीक है, थर्मियोनिक है ना, वॉल्व। तो मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। वॉल्व, वॉल्व क्या होता है? वॉल्व एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने की अनुमति देते हैं और दूसरे डायरेक्शन में आने की अनुमति नहीं देते। एक तरह का गेट कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वन डायरेक्शनल होता है। वन डायरेक्शनल होता है। वन डायरेक्शनल मतलब एक दिशी होता है क्या? वॉल्व। अब ये जो हमने थर्मियोनिक वॉल्व लिया है, इस वॉल्व की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि वॉल्व की ज़रूरत क्या पड़ी। सर, जब वॉल्व की ज़रूरत पड़ी तो उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि किसके लिए हम वॉल्व इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये वॉल्व इस्तेमाल करेंगे करंट के पाथ में। हम सभी जानते हैं कि करंट का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ होता है या पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है ना? ऐसा होता है। अगर ये इस तरह से होता है तो करंट हमारे पास दी हुई थी तो ये तो एक डायरेक्शन में जा ही रही थी, तो हमें इसे दूसरी डायरेक्शन में भेजने की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना? तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि थॉमस अल्वा एडिसन जी एक थे, है ना? कौन से? थॉमस अल्वा एडिसन, ये एक जन थे। इन्होंने क्या किया, एक इफेक्ट खोजा जिसे हम कहते हैं एडिशन इफेक्ट। और इस इफेक्ट में इन्होंने ये दिमाग लगाया, जैसे हम लोग पानी को बॉईल करते हैं और पानी के जो पार्टिकल हैं एक फिक्स टेम्परेचर के बाद में ये यहाँ से उड़ने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं वेपर बनना। बहुत ध्यान सुने, बहुत मज़ेदार बात है। वेपर बनने उड़ने लगे तो इन्होंने सोचा क्यों ना किसी मेटल को गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए कि इसके इलेक्ट्रॉन उड़ने लगे। जब इलेक्ट्रॉन उड़ने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। क्या होगा? इमिशन होगा। अब इमिशन कितने टाइप से होगा, इसी को डिफाइन करने के लिए वॉल्व का पूरा कॉन्सेप्ट आया। अब आपको चीज़ समझ में आई होगी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। क्या करेंगे आगे? वॉल्व तो हमें समझ में आया कि वॉल्व क्या होता है। वॉल्व वही साइकिल वाला वॉल्व है जो साइकिल में पंप से हवा भरी जाती है। हवा भरने के बाद में क्या होता है कि उसके अंदर हवा जाती है पर हवा बाहर नहीं निकल के आती ससुरी, है ना? ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, पर ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी बात है कि सोचिए कि अगर एक ये डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर हम यहाँ से हवा भर रहे हैं पर हवा भरने के बाद में हवा बाहर नहीं निकल रही है। इस एक्शन को हम वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्व। इस एक्शन को हम वॉल्व कहते हैं। छोटे बच्चों की तरह समझ लीजिए। अब वहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन जी ने एक इफेक्ट खोजा जिसे एडिशन इफेक्ट कहते हैं। ये एडिशन इफेक्ट है ना, ये एडिशन इफेक्ट आगे चल कर के क्या बनने वाला है ना? क्या बनने वाला है? थर्मियोनिक इमिशन बनने वाला है ना? थर्मियोनिक इमिशन बनने वाला है ना? सर इमिशन से क्या होगा? तो सर इमिशन से हमारे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा इससे। अब हमें कॉन्सेप्ट बनाना है सर कि सर इलेक्ट्रॉन का इमिशन कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है वो कितने टाइप का होता है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइए। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन बेसिकली 5 टाइप का होता है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या हमें जितना पढ़ना है, हमें तो जानकारी लेनी खूबसूरत सी, तो हमारे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात हम कर रहे हैं ये हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। पहला वाला कौन सा है जो मैंने लिखा है? थर्मियोनिक इमिशन, है ना? थर्मियोनिक इमिशन। सर थर्मियोनिक इमिशन में क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन में एक मेटल की प्लेट होगी, उसे हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में क्या होगा? उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। निकलने की प्रोसेस क्या होगी? थर्मियोनिक इमिशन हो जाएगी। सर दूसरा क्या है? ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर में हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोचिए कितना दिमाग लगा के सोचा होगा थॉमस जी ने कि अगर हम जैसे पानी के बारे में सोच सकते हैं वैसे ही मेटल बिहेव कर सकता है। कितनी प्यारी सी बात उन्होंने सोची थी, है ना? नंबर 3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है भाई?
एक मेटल सरफेस होती है, इस पर सन रेज आकर के स्ट्राइक करती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर। सन रेज आकर के स्ट्राइक करती है इस मेटल पे और इलेक्ट्रॉन बाहर खट से निकल जाता है। ये जो प्रोसेस है क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड नंबर पे क्या होता है, फील्ड इमिशन, है ना, फील्ड इमिशन। सर फील्ड इमिशन क्या होता है, एक मेटल शीट है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खटाखट निकलने लगे बाहर, ये होता है हमारा फील्ड इमिशन। एक 4 नंबर पे आता है सेकेंडरी इमिशन, है ना। सेकेंडरी इमिशन भी लगभग फील्ड इमिशन के बराबर ही होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम किया जाता है बट फील्ड के थ्रू किया जाता है, ठीक है। नंबर 5 पे आइए, एक होता है बीटा इमिशन, है ना, बीटा इमिशन, बीटा इमिशन, बीटा इमिशन। अच्छा इसमें क्या होता होगा, ये सब दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ, सब बहुत ही खूबसूरती का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया बीटा इमिशन। सर बीटा इमिशन में क्या होगा, बेसिकली बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, अल्फा बीटा गामा। रेडियो एक्टिविटी आपने नाम सुना होगा शायद, है ना, रेडियो एक्टिविटी। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं इसका मतलब है आपने ये सभी चीज़ें कंप्लीट करके रखी हैं, है ना, कंप्लीट करके रखी है। तो सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है। इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मियोनिक इमिशन के बारे में, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डीपली, ठीक है। तो थर्मियोनिक इमिशन कैसे कैसे होता है, क्यों किया गया, ये मैंने आपको बता दिया है। अब थर्मियोनिक इमिशन के बारे में और बहुत सारी जानकारी हम लोग लेंगे, खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी जानकारी है। इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, ये सबसे पहले समझना है। तो थर्मियोनिक इमिशन जो है हमारे पास क्या आया, थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। सर क्या इसका कोई सर्किटल डायग्राम भी है, बिल्कुल डायग्राम है। कैसा है देखिए, अगर ये हमारे पास एक सर्किट है बेसिक सा, तो इस सर्किट में एक प्लेट होगी, इस प्लेट को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक फिलामेंट लेंगे हम। सर फिलामेंट क्या करेगा, फिलामेंट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। फिलामेंट में हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, है ना। थोड़ा अगर आप दिमाग लगा पाए और सोच पाए कि इतना सारा चीज़ सोचने के लिए कितना ज़्यादा दिमाग खर्चा हो रहा होगा, तो कैसे हमें करना है ना। ये फिलामेंट हो गया, ये हमारा प्लेट हो गया। सर क्या क्वेश्चन ऐसे आएंगे, नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर समझना तो पड़ेगा ना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट, और ये क्या है, प्लेट। ये क्या है, प्लेट। एग्जाम में सर क्या आएगा बता दूंगा, परेशान मत होइए। ये हमारा है फिलामेंट, ये हमारा है फिलामेंट। फिलामेंट का दूसरा नाम है कैथोड, फिलामेंट का दूसरा नाम क्या है, कैथोड। प्लेट का दूसरा नाम क्या है, एनोड, एनोड। फिलामेंट की जो बैटरी होती है वो कैसी होती है, लो टेंशन होती है, लो टेंशन होती है। और इस लो टेंशन के साथ में यहाँ पर एक हाई टेंशन बैटरी जोड़ी जाती है, यहाँ पर एक हाई टेंशन बैटरी जोड़ी जाती है। क्यों जोड़ी जाती है, क्योंकि हमें इस प्लेट पर हाई पोटेंशियल चाहिए, हमें इस प्लेट पर हाई पोटेंशियल चाहिए। और हाई पोटेंशियल जब होगा, जब ये इसको गर्म करेगा, तो गर्म करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ अट्रैक्ट होकर खट से पहुँच जाएंगे, खट से पहुँच जाएंगे। सबसे पहली बात यही है। क्वेश्चन क्या आएगा सुनिए। अब यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ ये थर्मियोनिक इमिशन का छोटा सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के आगे हम लोग चलेंगे, जब डायोड वॉल पढ़ेंगे तो डायोड वॉल की खोज किसने करी होगी ये सब हम बताएंगे। फ्लेमिंग ने करी थी, फिर भी इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो सबसे पहले समझिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाएगा तो क्या होगा, एक करंट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, करंट। ये क्या है, प्लेट, ये क्या है, फिलामेंट। एक करंट बनेगी, किधर से, प्लेट से फिलामेंट की तरफ। पहला क्वेश्चन पुट होगा आपसे कि थर्मियोनिक इमिशन में करंट की डायरेक्शन किधर होती है, प्लेट से फिलामेंट की तरफ, फिलामेंट से प्लेट की तरफ, या पूरे सर्किट में नहीं फ्लो होती है, या फिर लो टेंशन से हाई टेंशन की ओर, या हाई टेंशन से लो टेंशन की ओर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए, प्लेट से फिलामेंट की तरफ करंट जाएगी तो सर्किट में करंट ऐसे फ्लो होगी, है ना। तो हाई टेंशन से लो टेंशन की ओर करंट का फ्लो होगा। ये बात ध्यान रखिए बहुत ही ध्यान से। बट ये भी याद रखिए कि लो टेंशन से करंट ऐसे फ्लो होगी और ये करंट यहां से आकर के यहां पे मिलकर ऐसे निकल जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। दूसरी बात, जो करंट यहां पे बनी है, जो करंट यहां पे बनी है जिसे हम कहते हैं थर्मियोनिक करंट, थर्मियोनिक करंट, है ना। ये थर्मियोनिक करंट कैसे बिहेव करती है, सबसे पहला क्वेश्चन।
जब हमारे पास फिलामेंट है तो फिलामेंट किस चीज़ का होना चाहिए? फिलामेंट एक ऐसा डिवाइस तो नहीं बोल सकते, है ना, मेटल होना चाहिए, एक ऐसा मेटल होना चाहिए जिस मेटल के पास में क्या हो, सोचो कितनी खूबसूरत सी बात है, क्या हो मेरे भाई, इस मेटल के पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, साथ में इसका वर्क फंक्शन भी होना चाहिए। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन सभी मेटल्स के पास में एक ऐसा उनका क्वालिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिससे उसके ऊपर कोई लाइट सोर्स डाला जाए या लाइट या रेडिएशन आए तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई से हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? टेम्परेचर से, है ना, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर और करंट का रिलेशन हो गया, तो यहां पर एक करंट बनी, थर्मियोनिक करंट, किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इस करंट और इस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही प्यारे से साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्यारी सी इक्वेशन दी, है ना, कौन सी इक्वेशन दी? रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन दे दी उन्होंने, है ना, दुश्मन कहना ठीक नहीं रहता, है ना, दुश्मन बोल दीजिए। तो वो क्वेश्चन क्या थी? I इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन पूछी गई कई बार, है ना, I इज इक्वल टू SAT स्क्वायर, है ना, E की पावर माइनस फाई नॉट भी लिखा रहता है अपॉन में KT। ये हमारी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से मन लगा के समझिए। A कांस्टेंट है सर, S एरिया है, T टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के साथ में I प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर हो जाएगा। तो सोचिए इसका ग्राफ भी पूछ लेगा खट से आपसे, तो ये आपका I हो गया, ये आपका T हो गया, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए? अब जो I है यहाँ पे, वो देखिए I बढ़ता हुए कर्व में है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, याद रखिए। तो फिलामेंट के टेम्परेचर पे करंट डिपेंड करती है। अब आते हैं सर प्लेट पे, I प्रोपोर्शनल टू प्लेट पोटेंशियल, प्लेट पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है करंट, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। बट चाइल्ड इक्वेशन जब आएगी, अभी जब चाइल्ड इक्वेशन लोग पढ़ेंगे तो उसमें होगा I इज इक्वल टू K VP की पावर 3/2, पर यहां पर जो I है वो I ये वाला I नहीं है, जो यहां पर करंट फ्लो इसके लिए नहीं है, ये I जो है एक अंतरा आकाशी कहेंगे सर, इतनी अंतरा आकाशी मतलब फ्री क्लाउड नेगेटिव चार्ज से बनने वाली करंट के लिए फॉर्मूला ये है। बात को ध्यान से समझते जाइए, ये इतना प्रोसेस है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, एक क्वेश्चन ये पूछा गया। इतनी बात क्लियर है? आगे चलिए, आगे समझाता हूँ कि और क्या यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे जाए, है ना, वो सारे क्वेश्चन लग जाए। बस हमारा मेन फोकस इस पे होगा, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता कि हमारा सिलेक्शन कैसे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हो गई, यहाँ पर एक थर्मियोनिक करंट फ्लो हो रही है। अब एक क्वेश्चन बनेगा, प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या होगा कि जो थर्मियोनिक इमिशन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नंबर ऑफ सेट कितने होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। तो मैं क्वेश्चन नहीं नोट लगवा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही समझ लीजिएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रोड्स है ना। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज अ प्लेट पोटेंशियल, है ना, और एनोड, एनोड क्या होता है? प्लेट होता है ना। एग्जाम में प्लेट भी पूछ ले या एनोड पूछ ले, बात एक ही है। सेकंड क्या होता है? कैथोड होता है। क्या होता है? कैथोड। ये क्या होता है? ये आपका होता है फिलामेंट होता है। बस क्वेश्चन पूछा गया। अब ऑप्शंस में सुनिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, ऑप्शन में आपको फिलामेंट भी दे देगा, कैथोड दे देगा, बी ऑप्शन में एनोड दे देगा, है ना, एनोड दे देगा, प्लेट दे देगा। एग्जामिनर भी बहुत टैलेंटेड रहता है भाई, है ना। फिर देगा फिलामेंट एंड एनोड, है ना, या फिर डी दे देगा, है ना, कैथोड एंड फिलामेंट। अब आप सोचिए कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को। उसने क्वेश्चन को हौच पौच करा दिया, तो कैसे करने का तरीका क्या है कि आप याद रखिए कि प्लेट जो होता है वो एनोड होता है और जो फिलामेंट होता है वो कैथोड होता है। तो देखिए फिलामेंट एंड एनोड, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो फर्स्ट तो गलत ही है, फिलामेंट एंड कैथोड दिया हुआ है, फिलामेंट और कैथोड दोनों एक ही चीज होते हैं, तो ये तो पहले गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एनोड और प्लेट दोनों एक ही होते हैं, ये गलत हो गया। क्लियर है इतनी बातें? आगे चले
तो ये हमें इस तरह से सोचना है। हमारे पास सारा सिस्टम हो गया। अब हम लोग चलते हैं डायोड वॉल्व की तरफ, है ना। डायोड वॉल्व, देखिए थर्मियोनिक इमिशन से 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि करंट, और ये जो करंट है हमारे पास, ये वाला जो करंट है IP, और ये वाला है करंट, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट के बीच में पॉसिबल ग्राफ कैसा बन सकता है। तो याद रखिए ग्राफ ऐसा बनेगा। जरूरी नहीं है कि ग्राफ IP और T ऐसे दे करके बना दे, ये ग्राफ ऐसे भी बना सकता है कि टेम्परेचर यहाँ पर कर दे और IP यहाँ पे कर दे, तो ग्राफ याद रखिएगा ऐसे बनेगा, है ना, थोड़ा सा और बेंट रहेगा ऐसे करके, है ना, ये बनेगा ग्राफ। इन दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखिए, अगर वो टेम्परेचर का स्क्वायर कर रहा है, अगर वो IP और टेम्परेचर का स्क्वायर कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये सभी ग्राफ्स हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आए हुए ग्राफ है ना। अब एक ग्राफ आपके एग्जाम में पूछता है ना, फिलामेंट पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल, या फिर पूछ लेगा, है ना, प्लेट पोटेंशियल, या फिर पूछ लेगा प्लेट पोटेंशियल एंड IP के बीच में ग्राफ। प्लेट पोटेंशियल और IP के बीच में ग्राफ पूछ लेगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइए। इसे हम लोग एनोड वो कहते हैं, कर्व कहते हैं, ये है ना। ये मैं आपको डायोड में पढ़ाने वाला था, पर मैंने यही बता देता हूँ। ये डिफरेंट टेम्परेचर है, मतलब ये किसका टेम्परेचर है, ये फिलामेंट टेम्परेचर है। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया ना, फिलामेंट टेम्परेचर, सॉरी शक्तिमान, है ना। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लेट पोटेंशियल, है ना, ये लिख देता हूँ प्लेट पोटेंशियल, ठीक है, प्लेट पोटेंशियल और करंट वाली। तो क्या समझने वाली बात है, ये टेम्परेचर है, फिलामेंट टेम्परेचर है। क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, करेक्ट रिलेशन बता दो कौन सा है। पहला ऑप्शन T1 T2 T3, बी ऑप्शन T1 लेस देन T2 ग्रेटर देन 3D, सी ऑप्शन T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, एंड डी आपको पता है मैं क्या लिखता हूँ, NOT। बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। तो बहुत ध्यान समझिए, जब हमारे पास फिलामेंट का टेम्परेचर बहुत कम था तो करंट बहुत कम सैचुरेट होगी, जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये। तो सबसे ऊपर वाला याद रखिए, प्लेट पोटेंशियल पे भैया IP डिपेंड नहीं करती। प्लेट पोटेंशियल पर IP डिपेंड नहीं करती है। नोट लगाइए, कॉपी में लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है इतनी बातें, बताइए। अगर इसके आगे, है ना, अगर इसके आगे कहेंगे सर ये तो हौच पौच हो गया, अब हम लोग चलेंगे डायोड की तरफ, तब काम बनेगा, अदरवाइज तो क्या ही कह सकते हैं। समझिए, अब हमें पढ़ना डायोड। सर डायोड की खोज किसने करी थी, फ्लेमिंग सर ने करी थी। और डायोड के साथ में, डायोड क्या होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हो, है ना। टेट्रोड क्या होता है ना, ट्राइबोड क्या होता है, टेट्रोड क्या होता है, पेंटोड क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग कि हमारे पास कितने टाइप के ओड है ना, जिसे वॉल्व्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायोड वॉल्व, है ना, डायोड वॉल्व, ये हमारे पास हो गया एक हो गया ट्राइबोड वॉल्व, एक होता है टेट्रोड वॉल्व, एक होता है पेंटोड, है ना। इसमें से ये नहीं पढ़ने हमें, है ना, ये हमें नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने, हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना क्या है ना। डायोड में 2 कैथोड्स होते, सॉरी दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना। क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना, भावनाओं में बह करके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन सा, एक प्लेट होता है और एक क्या होता है, एक आपका फिलामेंट होता है, होता है नहीं होता है। इस प्लेट को हम लोग एनोड कहते हैं और इसे हम कैथोड कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ट्राइवोड में 3 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। एक होगा ग्रिड, एक ग्रिड बढ़ जाएगा, और दोनों सेम रहेंगे। क्या दोनों सेम रहेंगे, मतलब ये दोनों सेम रहेंगे। तो प्लेट और ए पा और एफ और सी, है ना, PAFC सेम रहेगा, है ना, पापा सी, है ना, पापा सी, ठीक है। ग्रिड का सर काम क्या होता है, ग्रिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन कंट्रोलिंग का, इलेक्ट्रॉन
डबल डॉट लिख दिया ना, इलेक्ट्रॉन कंट्रोलिंग का काम होता है, कंट्रोलिंग। देखिए हर काम एक जगह पे लिख लीजिए, शॉर्ट नोट से, शॉर्ट नोट जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आप बेहतर कर पाएंगे, है ना। बाकी तो आपको पता ही है। टेट्रोड में क्या होता है, एक ग्रिड बढ़ जाता है ना, ग्रिड एक बढ़ जाता है, जिसे हम स्क्रीन ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रीन ग्रिड कहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको बिल्कुल याद मत करिए, ठीक है। पेंटोड में क्या होगा, बाकी तो पा फंसी रहेगा ही, पा फंसी सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर भाई, यहाँ पर ये याद रखिए कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे नाम लिखा ना, डायवोड में 2 इलेक्ट्रोड है, ट्राइवोड में 3 है, टेट्रोड में 4 है, पेंटोड में 5 है। तो बच्चों वाली बात है, आप याद रखोगे, है ना भाई, क्लियर है। इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में है ना, पा फंसी तो थीम रहेगा, पा फंसी ठीक रहेगा। यहाँ पर देखो ग्रिड तो रहेगा ही रहेगा, स्क्रीन ग्रिड भी रहेगा। यहाँ पर एक सेपरेशन ग्रिड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेपरेशन ग्रिड आ जाएगा। तो ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप इसे पढ़ें, आप इतनी बात याद रखें, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जितना मैं बताऊंगा उससे ऊपर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, है ना। इसे भी बेसिक सी बातें हैं। और डायोड वॉल्व एक ऐसा बढ़िया सा डिवाइस था जिससे हमारे बहुत सारे काम आसान हुए, है ना, लेजर मेजर के साथ में। अब डायोड वॉल्व की खोज किसने करी थी, फ्लेमिंग ने करी थी, है ना, फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी। जो हमारा इससे पहले वाला डिवाइस था, कौन सा, तो थर्मियोनिक इमिशन था, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, थॉमस अल्वा एडिशन ने बताया था। उसकी वजह से यहाँ पर एडिशन इफेक्ट हुआ था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग इफेक्ट हो जाएगा। फिर जब ट्राइवोड के पास आएंगे तो इसकी खोज कौन करेंगे भाई साहब, इसकी खोज भी करेंगे कौन, भी नहीं करेंगे, इसकी खोज करेंगे एल.डी. फॉरेस्ट, है ना, याद रखिए, कॉपी मिल गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एल.डी. फॉरेस्ट। और इससे तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, इसको छोड़ ही दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है कि भैया हम डायोड पढ़ेंगे। डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, खटाक से बता दीजिए सर। तो डायोड में सेम टू सेम वही प्रोसेस है कि एक प्लेट होगा, एक फिलामेंट होगा, एक डायोड, एक प्लेट, है ना, एक डायोड में एक प्लेट होगा और एक प्लेट में यहाँ पर हम मिली अमीटर जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जोड़ देंगे लो टेंशन बैटरी। ये क्या है, लो टेंशन बैटरी, है ना। जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी, उस करंट की वैल्यू, जो करंट यहाँ पर फ्लो होगी, उस करंट की वैल्यू इस फिलामेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, इस पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी, इस प्लेट के पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इस बात को अपनी कॉपी में बहुत ही प्यार से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हमने लगा दिया यहाँ पर हाई टेंशन वोल्टेज, ठीक है। और ये हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब चाहो तो आप यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस लगा के बाहर आउटपुट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझते जाइए। ये तो हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि बहुत ही चीज़ पूछी जाए इसमें। ये हमारा क्या हो गया, है ना, ये हमारा हो गया एनोड, ये हो गया हमारा फिलामेंट, है ना, इसे कैथोड कहते हैं, है ना, और इसे ये प्लेट कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया, पा फंसी बताया ना आपको मैंने। तो ये हो गया पा और ये हो गया फंसी। पा मतलब प्लेट, ए मतलब एनोड, एफ मतलब फिलामेंट, के मतलब कैथोड, मतलब सी मतलब कैथोड। इतनी बात हो गई। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I1, यहाँ से आ रही है I2, और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से करंट बन रही है हमको, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, ये I3 है। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, I1 इज इक्वल टू I3 प्लस का I2। बी स्टेटमेंट है I1 माइनस का I2 इज इक्वल टू I3। सी स्टेटमेंट है I1 लेस देन I2 सॉरी, है ना, I2। और डी स्टेटमेंट है NOT। तो ध्यान से समझिएगा, इस वाले क्वेश्चन में एक सोचने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो I2 आ रहा है ना सर, वो I2 I1 से ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाली करंट आकर के इसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये भी सही है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस का I3 हो जाएगा। एक स्टेटमेंट ये भी सही बन रही है, पर अगर ऐसा ऑप्शन देंगे जिसमें ये दोनों ऑप्शन मिक्स हो तो आप इस वाले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, है ना, प्रेफर करेंगे। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। हालांकि ये वेरी हाई, है ना, हाई ऑर्डर का क्वेश्चन है, वेरी हाई ऑर्डर का क्वेश्चन है,
पर मैंने बता दिया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें क्या दिक्कत की बात है। ये तो सभी कॉमन से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब एक आता है रिलेशनशिप। दो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, दो इक्वेशंस याद रखिएगा, क्वेश्चन में हर बार पूछे जाते हैं। एक पूछता है चाइल्ड इक्वेशन, है ना, चाइल्ड इक्वेशन, है ना, चाइल्ड इक्वेशन, है ना, किसके लिए बेस्ड रहती है, डायवोड वॉल्व के लिए बेस्ड रहती है। आई पी इज इक्वल टू के वी पी की पावर 3/2, वी पी की पावर 3/2। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन भी साथ में क्वेश्चन बनाते रहिए। क्वेश्चन क्या रहेगा, दो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, दो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, V1 इज इक्वल टू 200 और V2 इज इक्वल टू 400 वोल्ट, ठीक है। पूछेगा रेशियो ऑफ करंट, रेशियो ऑफ करंट विल बी, है ना, करंट विल बी, ये पूछेगा आपसे। तो क्या करेंगे आप, बहुत ही सिंपल है, इसे पहले उड़ाइए, कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। अब 1 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे, देखिए वैल्यू वही है, IP 1/IP2 इज इक्वल टू 200/400 की पावर 3/2। ये उड़ाइए यहाँ से, 1/2 हो गया यहाँ से। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछा गया कि ये भैया इसका क्या होता है, जरा बता दो हमको, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया है, अब आपसे पूछेगा कि सर अगर हम फिलामेंट पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएं, फिलामेंट, ठीक है, ना कि इस वाले को, फिलामेंट पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएं तो रिलेशन क्या बनेगा। अगर हम फिलामेंट पोटेंशियल को, है ना, ये कौन सा पोटेंशियल है, अगर हम फिलामेंट पोटेंशियल को, है ना, फिलामेंट पोटेंशियल को, है ना, फिलामेंट पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएं तो आईपी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो भाई करंट क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ऐसी मतलब क्या होती है, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड करंट, करंट कहते हैं, करंट, है ना। अब आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, है ना, पर खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है कि ये सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, तो हम ओम्स लॉ कैसे लगाएंगे, तो भाई ओम्स लॉ की जगह पर हम दूसरा लॉ लगाएंगे जिसमें हम आएगा हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस, है ना। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चलता हुआ रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, पर किसके लिए, ओम्स के लिए। पर भाई यहाँ तो ओम्स लॉ तो लग नहीं रहा, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस लगा देंगे भाई, डेल्टा VP बाई डेल्टा IP इज इक्वल टू RP। अब सर ये क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, सर आपने कहा तो यहाँ पे आपने फिलामेंट पोटेंशियल लिया, पर यहाँ पे VP लिख रहा है। बिल्कुल, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात क्या है कि हमने यहाँ पे VP लिया है और IP लिया है। सैचुरेटेड करंट के लिए IP की वैल्यू 0 कितनी हो जाएगी भाई, देखो यहाँ पर अगर ये 10 मिली एम्पियर है तो डेल्टा IP कैसे निकालते हैं, I2 माइनस का I1 निकालते हैं ना। I2 कितना है 10, I1 कितना है 10, कितना आएगा 0, 1/0 कितना होता है मेरे भाई, इनफाइनाइट होता है। तो सैचुरेटेड भाग के लिए, सैचुरेटेड करंट के लिए जो प्लेट पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, जिस तरह से मैंने समझाया है इस तरह से नहीं पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया लिख के पूरा का पूरा, क्वेश्चन पूछा गया लिख के पूरा का पूरा कि भाई बता दो जरा मुझे कि सैचुरेटेड करंट है अगर, है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा सैचुरेटेड करंट के लिए, है ना, करंट के लिए, है ना, सैचुरेटेड करंट के लिए, सैचुरेटेड है करंट के लिए, है ना, करंट के लिए हमारे पास में जो आरपी है ना, प्लेट पोटेंशियल कितना होता है ना, प्लेट पोटेंशियल लिख देता हूँ, प्लेट पोटेंशियल कितना होगा, प्लेट पोटेंशियल होगा, है ना, होगा। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेंगे आपके। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देगा भाई, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देगा, आरपी इज इक्वल टू VP बाई IP, सबसे पहले ये लिख देगा। सेकंड नंबर पे लिखेगा 0, सी नंबर पे लिखेगा इनफाइनाइट, डी नंबर पे पहुंचेगा NOT, है ना। इसकी जगह पे कुछ लिख देगा, है ना, कुछ कह नहीं सकता, ऐसा लिख देगा। तो याद रखिए ये आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, ये सब दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, तो आप नोट करते जाइए। इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। अब हम लोग चलते हैं डायोड वॉल के कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, है ना। तो डायोड वॉल जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ये हमारा अगर IP है और ये हमारा VP है, प्लेट पोटेंशियल है, ध्यान समझिए, जो हमारा IP है और ये प्लेट पोटेंशियल है ना, तो यहाँ पे जो ग्राफ पॉसिबल बनता है ना, किसी एक पोटेंशियल पे ऐसे, बहुत ही वाहियात ग्राफ बन गया है,
इतना वाहियात तो मैंने भी नहीं सोचा था कितना वाहियात ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा T1 T2 है, ये हमारा T1 है। सबसे पहले पूछेगा कि भैया बताओ T1 T2 में रिलेशन क्या है ना। तो ये क्या है, फिलामेंट टेम्परेचर, ये क्या है, फिलामेंट टेम्परेचर। तो अब तो बच्चा जान चुका है कि T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन कि सर अगर Vp की वैल्यू 0 हो तो क्या Ip 0 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सुनो। क्वेश्चन पूछेगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लेट पोटेंशियल विल बी 0, सो करेक्ट वैल्यू ऑफ Ip। ऑप्शन होंगे Ip इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन Ip नॉट इक्वल टू 0, सी ऑप्शन में Ip इज इक्वल टू के Vp की पावर 3/2। अब सब बच्चे सोचने लगते हैं कि सर यहाँ 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो यही तो समझना, यही भाई, यही लिए तो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया कि कैरेक्टरिस्टिक आपको क्यों पढ़ाया जा रहा। सोचिए भाई, कैरेक्टरिस्टिक आपको क्यों पढ़ाया जा रहा? पागल तो है नहीं साइंटिस्ट जो है, जो ये बुक्स लिख रहे हैं, जो लोग इन्हें पढ़ा रहे हैं, वो लोग पागल तो है नहीं। तो क्यों भाई, क्यों इस 0 नहीं हुआ? तो इसका ऑप्शन ये आपको टिक करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायोड का। ठीक है, आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, ग्राफ्स पढ़ लिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा ये डायोड है ना, इस डायोड के बेसिक प्रॉपर्टीज के थोड़ा सा ऊपर। और वो थोड़ा सा ऊपर क्या है, इसके यूजेस, क्या यूज कर सकते हैं डायोड का। तो डायोड का सबसे पहले हम काम करते हैं रेक्टिफिकेशन में। सर रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऐसा डिवाइस होता है, ये हमारे पास डिवाइस है, ये ऐसा डिवाइस होता है ना, डिवाइस होता है जिसमें आप ये वाला कॉकरोच डालेंगे ना, तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब यहाँ से अगर आप AC मेंस डालेंगे तो यहाँ से आपको DC मिलेगी। ठीक है, ऐसा डिवाइस है। क्या डायोड ऐसा काम कर सकता है कि हम इसे AC दें और हमें DC बना के दे दें? सोचो कितनी ये वही वाली भगवान वाली क्रियाकलाप है जिसमें कोई किसी को कुछ देता था ना, ये मैंने फल दिया आपको और आपके पास में एक सुंदर सा पुत्र हो जाएगा, है ना। ये सभी, यही सब बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना है ना। कॉन्सेप्ट सभी बहुत प्यारे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग लगा जाए। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो काम बन जाएगा, पर दिमाग लगाए कौन, इंपॉर्टेंट यही है। तो सबसे पहले समझिए डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, अब रेक्टिफायर भी सबसे 2 टाइप के हो गए। रेक्टिफायर भी 2 टाइप के हो गए। एक टाइप हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। सर वेव क्यों लिख रहे हैं? ये हाफ वेव रेक्टिफायर। हर चीज़ का मतलब समझना है। क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं पूछेगा, पर अगर आपने क्वेश्चन करने के तरीके को समझ लिया तो क्वेश्चन खटाखट लगेंगे, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर में मतलब ये है कि जो हमारा रेक्टिफिकेशन हुआ है वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, ये इस तरह से होगा। हाफ वेव का मतलब ये है कि जो हमें वेव मिलेगी वो भैया कट कट के मिलेगी। सोचो आप पिक्चर देख रहे हो, खूबसूरत सी मूवी चल रही है, उस मूवी में एक बेहतरीन सा सीन आ गया, बट क्या हुआ, सिग्नल चला गया। 2 सेकंड बाद फिर से सिग्नल आया और फिर चला गया। तो आपका मूड कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है ना। सेम टू सेम वही प्रोसेस हो जाएगी। इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये बहुत ही घटिया टाइप का वो था, ये थोड़ा सा अच्छा था। हालांकि हमें रेक्टिफिकेशन करना है AC का DC में, तो AC का DC में रेक्टिफिकेशन क्या ऐसा घटिया तरीके से करेंगे क्या? नहीं ना। तो इसके आगे भी हम कुछ में कुछ करेंगे जिससे हमारी चीज़ें अच्छी हो। सबसे पहले समझिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम कितने डायोड यूज़ करते हैं, तो एक डायोड यूज़ करते हैं। फुल वेव में कितने यूज़ करेंगे? 2 यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि भैया इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। सबसे पहले पूछेगा कि सर्किट डायग्राम कैसा होता है, तो भैया इसमें हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। सर ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है। अगर उसने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट कम कर देगा, अगर उसने वोल्टेज को कम किया तो करंट बढ़ा देगा, पर पावर में कोई खेल खाल नहीं कर सकता वो। उसके साथ ये दिक्कत है। एक नोट लगाने वाली बात है कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर इतना दयाहीन कह सकते हैं कि वो पावर बेचारा नहीं बढ़ा सकता,
है ना। कोई किसी के अंदर कोई चीज़ कम है तो उसे तो बढ़ा सकता है, किसी को कम कर सकता है पर बढ़ा नहीं सकता, बहुत ही दिक्कत। पर ट्राइवोड वॉल के पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो पावर को इंक्रीज कर सकता है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने स्प्रिंग्स लगा दी, स्प्रिंग नहीं कहते इसे, कॉइल कहते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स लगा दी, स्ट्रिप्स मतलब पतली कोरे लगा दी, और ये हमने ट्रांसफार्मर को ऐसे लगा दिया, और है ना। और क्या करेंगे हम बताइए। अब इस ट्रांसफार्मर के एक जगह पर हम लगाएंगे प्लेट, यहाँ पे लगाएंगे फिलामेंट, और ये हम ऐसे लेकर के आएंगे। यहाँ से हम लोड रेजिस्टेंस को बाहर करेंगे, है ना। ये हमारा हो जाएगा, है ना, ये हमारा हो जाएगा आउटपुट, ये हो जाएगा आउटपुट, ये यहाँ पर बोल सकते हैं RL, है ना, ऐसे लगा दीजिए। ये आउटपुट हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा हो गया पा, और ये हो गया फंसी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, वो भी सिंपल ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। बट जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर में AC मेंस तो यहाँ से देंगे, बट यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करेंगे वो कॉम्प्लेक्स हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस ट्रांसफार्मर की मिडिल से इसको स्ट्रिप्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे तार जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे तार जोड़ने के लिए हमें एडवांस लेवल का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो ये बात भी याद रखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर बताइए मुझे कि इस ट्रांसफार्मर और इसमें लगे हुए ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम सिंपल ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिंपल ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया इतना। ओके सर, इतना हो गया मेरे भाई, है ना, क्या हो गया, इतना हो गया मेरे भाई। ये हो गया, ये प्लेट हो गई, यहाँ पे भी एक लगा दीजिए, जैसे ये प्लेट हो गई, और ये हमारा फिलामेंट हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ से लेकर के आएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस RL, और यहाँ से लेंगे आउटपुट। ये हमारा सर्किटल डायग्राम है, बिल्कुल कॉमन टाइप का। यहाँ पर जो हम इसे AC मेंस दे रहे हैं वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। पर यहाँ से जो हम इससे DC लेंगे भाई, इससे हम DC लेंगे, है ना, DC लेंगे इससे, और DC का जो वेव आएगा हमारे पास वो ऐसा घटिया टाइप का आएगा, ऐसा घटिया टाइप का आएगा। यहाँ पर जो हमने इसे AC दिया है वो कुछ इस टाइप का दिया है हमने AC, और यहाँ से हमें जो DC मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब बताइए क्या ये DC दिख रहा है? साला नॉनसेंस है ये, ऐसा DC होता है? कहाँ से पढ़ के आया ये? ऐसा DC होता है क्या? ऐसा DC नहीं होता है। DC करंट डायरेक्ट का मतलब होता है ऐसा करंट देना, पर ये तो ऐसा दे रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फिल्टर, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फिल्टर। और ये भी दिक्कत की बात है सर, फिल्टर 3-4 टाइप के होते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट फिल्टर होता है पाई सेक्शन फिल्टर या पाई फिल्टर। उस पाई फिल्टर को लगा करके भी हमको ऐसी करंट नहीं मिलेगी, बहुत ही नाइंसाफी, हमको ऐसी करंट नहीं मिलेगी। हमको करंट कैसी मिलेगी, उस पाई फिल्टर को लगा करके ऐसी करंट मिलेगी, कम से कम इससे अच्छी है। पाइप सेक्शन भी एक फिल्टर होता है, इस तरह से मिलती है, इस तरह से, तो निहायती बेकार है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर से पहला क्वेश्चन जो पुट होगा कि भैया जो हमें यहाँ पर करंट मिल रही है उस करंट को प्योर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाई फिल्टर यूज करेंगे। नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, ठीक है। सिंपल ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं इन सभी फिगर्स को हटाता हूँ और फिर आगे लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्वेश्चंस करेंगे मस्त मस्त। अब आप लोग मस्त मस्त दो नैन गाना मत गाने लगिएगा, है ना। इतनी बात अगर क्लियर हुई है आपको, है ना, तो क्या ही बताऊँ, मज़ा आ जानी चाहिए। खूबसूरत खूबसूरत सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी बातें। अब हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। थोड़ा सा इसको जल पिला देता हूँ, किसको जल, इसको, बाबू को, है ना। और आप लोग तो जानते हैं आजकल क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, बाबू सोना किसी का नहीं होना, है ना। देख लो आजकल तो माहौल इतना गंदा चल रहा है कि SDM की वाइफ को लोग भगा लिए जा रहे हैं, मतलब SDM खुद ही सेटिंग करे ले रही। बताओ कितनी गलत बात है यार, मतलब साला भरोसा उड़ गया है इंसान पे से। अभी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इस बारे में कि क्या हो रहा है, SDM का सिस्टम जो क्या ही बताया जाए, है ना। तो हमारे पास क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। क्वेश्चन लेके कराऊंगा, मज़ा आ जाएगी, है ना। मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया, कौन सा यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करने पे जो हमें DC मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ करंट के बारे में,
है ना। पहले फ्रीक्वेंसी ले लो, है ना, पहले फ्रीक्वेंसी ले लो भाई। हमने AC मेन से फ्रीक्वेंसी दी यहाँ पर, है ना, हमने AC मेन से यहाँ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की दी है। कैसे निकालेंगे 50 हर्ट्ज? अगर हमने यहाँ पे सिंबल दिया V इज इक्वल टू V0 साइन 100 पाई टी, हमने इतना इसको दिया, तो ये यहाँ से हम निकालेंगे पहले फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 100 पाई आ जाएगा। बात को ध्यान समझिए, पाई टी से टी उड़ा दीजिए। ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई से पाई काट दीजिए, 2 से 2 काटिए, तो एफ आया 50, है ना, एफ आया 50 हर्ट्ज। बात को ध्यान से समझ जाइए। क्वेश्चन पूछेगा कि इस सिग्नल से अगर सिग्नल को हम हाफ वेव रेक्टिफायर पे डालें तो हमें कितनी फ्रीक्वेंसी का सिस्टम मिलेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी, सिस्टम बोल रहा हूँ, कितनी फ्रीक्वेंसी का लाइट मिलेगा, है ना, कितनी फ्रीक्वेंसी का हमें क्या मिलेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी का हमें मिलेगा यहाँ पर आउटपुट। तो याद रखिए, जो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलने वाला है इस वाले से हाफ वेव रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो भैया 50 का ही मिलेगा। बहुत नाइंसाफी बात है ना, 50 का मिलेगा, कट क्यों लगा रहा हूँ मैं, 50 का मिलेगा। बट बात है कि अगर हम यही फुल वेव रेक्टिफायर में लगाते हैं तो इसका जस्ट मिलेगा, जस्ट मतलब 2f मिलेगा, मतलब 100 हर्ट्ज का हमें लाइट मिलेगा, 100 हर्ट्ज का हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिलेगा। बहुत ही प्यारी सी बात है, याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी अगर हमने यहाँ पर f दी है और यहाँ पर हमें 2f मिल रही है, यहाँ पर भी हमें f मिल रही है। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी f है तो में हाफ f मिलेगा, फुल वेव वाले में 2f मिलेगा। बताओ, मेरे एक हाथ में लड्डू, एक दूसरे हाथ में भी लड्डू, ये फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, ये इतना फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने समझ लिया। अब आइए करंट के बारे में, है ना, अब आइए करंट के बारे में। करंट में सर क्या होगा? करंट हम लोगों ने जितनी टाइप की पढ़ी है उस करंट, तो आपने करंट अभी 2 टाइप की पढ़ी होगी। एक आपने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा होगा IRMS, ये होता है I0/2, और एक आपने पढ़ा मीन वैल्यू, है ना, ये आपने पढ़ा मीन वैल्यू कितना होता है 2I0/π, ये होता है। इन 2 करंट के अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिस करंट I पढ़ा होगा, पर हम यहाँ पर भैया इसको AC दे रहे हैं, हमें DC मिल रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें कौन सी वैल्यू मिलती है करंट की? तो I0/2 हमें मिलता है IRMS। ठीक है, IRMS इज इक्वल टू I0/2 हाफ वेव रेक्टिफायर में मिलता है, बट फुल वेव रेक्टिफायर में यही करंट IRMS इज इक्वल टू हमें मिलता है कितना? हमें मिलता है I0/√2। सेम टू सेम ही मिलेगा। यहाँ पर I मीन, जिससे हमें I मीन है, ये हमारा IDC के इक्वल होगा, और ये जो IDC होगा ना 2I0/π के इक्वल होगा, और यही IDC हमें यहाँ पर मिलेगा कितना? I0/π। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम के फेमस क्वेश्चन हैं, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन है सुरा इसमें। अल्टरनेटिव करंट में हम ये पढ़ते हैं, पर DC में इतना मिलता है, हमें यहाँ पर इतना मिलता है भाई, यहाँ पे डबल, यहाँ पे कम, यहाँ पे RMS वैल्यू में भी खेल जाल कर दिया, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ और ही कर दिया, है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको, क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, देखिए एक क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, करेक्ट वैल्यू ऑफ द IDC इज I0/√2 इज ट्रू। यस, बिल्कुल, फॉर किसके लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर, है ना, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि, है ना, क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में, है ना, इनपुट करंट I1 है ना, I1 है, तथा आउटपुट करंट I2 है, तो करेक्ट रिलेशन बताइए, है ना। पहला ऑप्शन I1 इज इक्वल टू I2, बी ऑप्शन I1 ग्रेटर देन I2, सी ऑप्शन I1 लेस देन I3, एंड डी ऑप्शन NOT। तो याद रखिए कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, उस रेक्टिफायर में जो I1 होता है, जो इनपुट करंट होता है, वो ज़्यादा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल, है ना, सब नोट ला के लिखते रहिए, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर में I इनपुट, है ना, लेस देन होता है I आउटपुट के, है ना, I आउटपुट के। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने क्वेश्चन देखे, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, है ना। अब एक आता है आपका पूछता है फॉर्म फैक्टर की वैल्यू याद रखिए, फॉर्म फैक्टर, है ना, 1.57 और 1.11, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर, आप किसी को दान करने जाएंगे तो 111 रुपये देंगे, 111 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे, बताइए। तो फुल वेव का मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर,
111 याद रखिए, फुल वेव मतलब 111 रुपये देना है, बात खत्म, है ना। बाकी जो बचेगा इसमें आ जाएगा, बाकी जो बचेगा इसमें आ जाएगा। एक होता है रिपल कांस्टेंट, है ना, रिपल कोफिशिएंट, है ना, रिपल कोफिशिएंट, रिपल कोफिशिएंट में के लिए वैल्यू होती है 482। ये वैल्यू कई बार पूछी गई है ना। क्वेश्चन है कि रिपल कांस्टेंट की जो रिपल कोफिशिएंट है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, बट हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वैल्यू 1.21 होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो क्वेश्चन होता है जो होती है। अब देखो एक क्वेश्चन इसके अंदर जो बना है, क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा सा अच्छा है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है ना रिपल कांस्टेंट 1 है ना, तथा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है ना रिपल कांस्टेंट कोफिशिएंट R2 है में करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है, RC1 इज इक्वल टू RC2, बी ऑप्शन RC1 ग्रेटर देन RC2, सी ऑप्शन RC1 लेस देन RC2, और डी आपको पता है NOT में लिखने वाला हूँ। तो याद रखिए RC1 ज़्यादा होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल कांस्टेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फॉर्म फैक्टर हो गया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, वो क्या है, बहुत ही मज़ेदार है, उससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है और पिछले वाले एग्जाम में पूछा भी गया था। क्या है भैया, इफिशियंसी पूछते हैं। क्या पूछते हैं? इफिशियंसी। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ईटा इज इक्वल टू 14.6 अपॉन 1 प्लस RP बाई RL। ठीक है, रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर ईटा इज इक्वल टू 81.2 अपॉन में 1 प्लस RP बाई RL। ये हो गया परसेंट, ये हो गया परसेंट में पूछेगा। तो ईटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका 14.6%, ईटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 81.2%। केस बनेंगे, केस 1, इफ RP इज इक्वल टू RL, RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, दोनों इक्वल होंगे तो ईटा कितना हो जाएगा 20.3% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14.6%। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, क्या ही बताऊं मैं आपको। तो ये हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं, मैंने आपको IP वाला क्वेश्चन करा दिया, रिपल फैक्टर करा दिया, है ना। और डायवोड में एक चीज़ रह गई है, डायवोड में मैंने आपको रिचर्ड्स दुश्मन इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी कम दी है ना, उसकी जानकारी ले लीजिए, है ना। तो I इज इक्वल टू SAT स्क्वायर e की पावर -5 और KT, है ना, KT। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो I है उसकी वैल्यू बढ़ती जाए तो क्या करें हम? इस I को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप थर्मियोनिक इमिशन बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज वेरी लो, शुड बी वेरी लो, ठीक है, बट फिलामेंट टेम्परेचर शुड बी हाई, एंड प्लेट पोटेंशियल ऑलवेज शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो देखिए क्या एक्शन हो सकता है। अगर आपने नेगेटिव कर दिया, अगर आपने प्लेट को सोचिए नेगेटिव कर दिया तो क्या हो जाएगा। आपने प्लेट को नेगेटिव कर दिया, ये आपका इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक क्लाउड बन जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाएगा। इस क्लाउड को हम क्या कहेंगे, फ्री स्पेस क्लाउड, है ना, या नेगेटिव। ये सभी छोटी छोटी बातें जो आपको अगर याद रखी हैं तो आपका इस चैप्टर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाए। ठीक है, आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाए। अब मैं एक क्वेश्चन करा के आपका पूरा डाउट कर रहा हूं, सारी बात है। ये हमारे है VP, ये हो गया है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से ऐसे आ जाएगी, ये हो गया मान लो 40, ये हो गया 80, ये हो गया 0, और ये हो गया हमारा
20 है ना, ये हो गया 20। अब आपको बताना है ये O है, ये A है, ये B है, AB पर है ना, AB पर RP कितना है, AB पर RP कितना है, तो AB RP इनफाइनाइट है, क्यों, VP बाई I इज इक्वल टू RP होता है, तो डेल्टा लगाइए साथ में डेल्टा लगाइए, ये वैल्यू होती है डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो AB तो इनफाइनाइट हो गई। बट OA के लिए है ना, RP कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 गया है तो 40 हो गया चेंज, अपॉन में यहाँ से यहाँ तक 20 गया है, 20 हो गया है ना। अब ये करंट मिली एमीटर में होती है ना, मिली एम्पियर में होती है, 10⁻³ हो जाएगा 2, तो 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस इसके पास होगा। ये सभी, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में डायोड से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ट्राइवोड वॉल्व हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।